थिकनेस, इसका भी स्क्वायर होता है। मतलब अगर थिकनेस का स्क्वायर कर दोगे, थिकनेस बढ़ाओगे तो एडी करंट लॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। ठीक है, टी का स्क्वायर। और देख लो, एक है वी, ठीक है जी, और यहां भी लिख लो वी। तो ऑलमोस्ट लिखे गए दोनों फॉर्मूले। ये जो वी है ना यहां दोनों में, ये वी वॉल्यूम ऑफ द कोर है, क्या है दोनों तरफ। बाकी के ए ये कांस्टेंट वैल्यू है, सबको ही पता है। अब बनाओ नोट ऐसे, यहां लिख रहा हूं मैं वी इफ, देख लेना पेपर में, वी एफ बाई कॉन्स्टेंट है और एक जगह वी बाई एफ। वी बाई एफ को कांस्टेंट ना रखने का मतलब क्या है भाई? क्या फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रख कर पाए? क्या नहीं रख पाए? फ्लक्स कहां बह रही है? कोर में बह रही है। किस में बह रही है? अगर वी बाई एफ आपने कांस्टेंट रखा तो एडी करंट देखना किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन, एडी करंट डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, ओनली डिपेंड ऑन वोल्टेज, नॉट फ्रीक्वेंसी। कुछ चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूले निकालते हो, तो उसमें एफ वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है? बस ईएमएफ इक्वेशन में रखी सारी चीजें, ईएमएफ इक्वेशन से ऑब्जर्वेशन है ये करीबी। क्योंकि ये वी बाई एफ कहां से आती है? अरे भाई बताओ, वी बाई एफ कहां से आता है? वहीं से तो देखा था हमने, करके भी दिखाया था मैंने। तो बस इतना याद रखना, एडी करंट जो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है वो तभी करेगा जब वी बाई एफ क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर कैंसिल कर जाएगा। और अगर एडी में आ जाओ, हिस्टेरेसिस में, हिस्टेरेसिस इसी में वी बाई एफ कॉन्स्टेंट वाला दूसरा पार्ट, इफ, सॉरी ये पहला एडी हो गया, दूसरे वाला हिस्टेरेसिस। हाँ जी, कौन सा केस चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? वी बाई एफ आपने क्या रखा हुआ है? अगर वी बाई एफ आप ने आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये वैल्यू रखी हुई है, तो हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड ऑन, हिस्टेरेसिस लॉस वाट में जो आएगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे भी करेगा और फ्रीक्वेंसी पे भी। ठीक है जी, इसको मैंने गलत लिख दिया है, इसको ना वी बाई एफ नॉट कॉन्स्टेंट लिखो, वी बाई एफ का उत्तर बताना है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला है ना। इसको ठीक करो, वी बाई एफ नॉट कॉन्स्टेंट, वी बाई एफ का भी बताता हूँ। वी बाई एफ कॉन्स्टेंट का राइट हैंड साइड करेंगे, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया, मैं देख तो रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं गलत बोल रहा हूँ। ये नॉट कॉन्स्टेंट वाला केस है। कौन सा केस है? अब करेंगे कॉन्स्टेंट वाला, वी बाई एफ इज कॉन्स्टेंट। इफ वी बाई एफ, फिर दो लॉस बताने हैं आपने, एक तो एडी बताना है और एक कौन सा बताना है? हिस्टेरेसिस लॉस बताना है। जब वी बाई एफ आपका फिक्स है तो आप फॉर्मूले में ही देख लो, फॉर्मूला क्या है देखना एक बार, फॉर्मूला कहां है ये देखना एक बार। अगर वी बाई एफ फिक्स है तो पीई पर, क्योंकि कटेगा क्यों? जब आप कह रहे हो कि वी बाई एफ फिक्स है तो कुछ नहीं कटेगा, ये साफ साफ क्या दिख रहा है? पीई प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं नहीं जाएगी, एज इट इज रह जाएगी, इसको नंबर 1 लिख लेना।
एडी करंट किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। यहां पर ये इस पे टाइम क्यों लग रहा है मुझे बताने में? एक्चुअली ना ये बहुत ज्यादा लोकल बुक्स में कंफ्यूज कर रखा है। क्यों? क्योंकि सारी बुक्स में, लोकल बुक्स में ये लिखा हुआ है कि एडी करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? लेकिन वो ये तो नहीं बता रहे कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट वाला केस है कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट वाला केस नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर की बात है ना। तो जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है तब तो डायरेक्ट स्टीमन इंपेरिकल फॉर्मूला यूज कर लो। समझ में आया? अदरवाइज फिर ईएमएफ इक्वेशन से जो मैंने ये चीजें लिखी है ना कि वोल्टेज पे डिपेंड कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, फिर वहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडी करंट किसके, अगर पेपर में बोला है कि भाई एडी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर दो तो एडी करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखना, ये एफ का स्क्वायर है तो इधर क्या करोगे आप? समझ में आया? 50 का स्क्वायर कर दोगे फिर आप। समझ में आया? इसी तरह से यहां पर क्या करना, एक सेकेंड, एडी हिस्टेसिस में देखकर बताना मुझे पीएच किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। पी फॉर वॉट होता है भाई, ये सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं? नहीं, ओनली फ्रीक्वेंसी के। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी टर्म उठाई है। जब वी बाई एफ क्या है? कांस्टेंट। सारी बुक्स में अगर आप लोकल ए जेई, मैं तो देखा है कहीं पेपर में, वो तो मानते यही हैं। और मैं गलती से आपको वो केस करवा गया जो मुझे आज करवाना नहीं था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ऊपर ही पड़ा था, मैंने वो लिखवा दिया पहले। लेकिन आप पहले प्रायोरिटी केस वन इसको मानना, पहले अच्छी से तैयारी इसकी करना और देख लेना, और इसको केस टू मानना, वी बाई एफ नॉट कांस्टेंट। समझ में आया? पहले केस वन के लिए जाएंगे। हाँ जी, आपको याद है वी बाई एफ कांस्टेंट क्यों रखना चाहिए? अगर वी बाई एफ कांस्टेंट है तो फ्लक्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी या घटेगी, यस और नो? अरे यार, वी बाई एफ कांस्टेंट का कोई मतलब होगा? फ्लक्स की डिमांड का पे भी तो फर्क पड़ता है, ज्यादा डिमांड करने लग जाएगा। तो ये जब फिक्स रखा है तो अपने फ्रिक्वेंसी, आपका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है, तो ये चीज जब फिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो अब एडी करंट की डिपेंड करेंगे ट्वाइस ऑफ एफ, सॉरी एफ का स्क्वायर, ट्वाइस नहीं एफ का स्क्वायर। और जब हिस्टैरिसीस लॉस है वो फॉर्मूले में, इसमें एफ का स्क्वायर नहीं है, खाली क्या है? हाँ जी, इन सबके बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? प्रोपोर्शनलिटी। क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्टिव बताया था जो जेई ने भी पूछा था एक बार। एक बात मुझे बताओ, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, मैं तो यही खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन को, लेकिन एक न्यूमेरिकल के लिए मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी। पीई को आप ऐसे लिख सकते हो यार, कुछ तो आता होगा प्रोपोर्शनलिटी में। एक बात मुझे बताओ, वी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो आई को हटाने के बाद आप इसको हटाने के बाद आर तो लिखते ही हो। क्या कहते हो? क्यों लिखते हैं? क्योंकि मतलब अगर वोल्टेज 2 हो गई, करंट 1 है। एक सेकंड रुको, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट हम हमेशा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आपको ओम्स लॉ याद होगा, वोल्टेज, अगर वोल्टेज 1 है तो करंट भी 1 होना चाहिए। अगर वोल्टेज 2 हो गई तो इस जो करंट 1 चल रहा है इसको भी तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे। ये आर क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। उसीलिए क्या लिख दोगे आप? v इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर क्या बन गया आपका? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। इसी तरह से अब आपने क्या किया, ये हटाई, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो वैल्यू आएगी बीच में क्या रख दोगे आप? दोनों को बराबर रखने के लिए कुछ तो रखोगे। क्या रखोगे? प्रोपोर्शनलिटी। वो देखना पड़ेगा वैल्यू कौन सी बढ़ी है कौन सी घटी है। उसी तरह राइट हैंड साइड में लिख लो, जेई ने भी पूछ लिया ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी आ जाओ। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए आप मान लो बी एफ, क्या मान लो? ये वन इक्वेशन है, ये टू। मैं फिर से रिपीट करूं, टोटल आयरन लॉस किस बात के बराबर होता है? एडी प्लस हिस्टैरिसीस होता है कि नहीं होता है? अरे हिस्टैरिसीस दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा? टोटल आयरन लॉस है, टोटल आयरन लॉस बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आयरन लॉस को आप पीआई भी लिख सकते हो। हाँ जी, ये कितना है आपको बताएगा कोई? ए एफ स्क्वायर। ये कितना है भाई? बी एफ। अगर मैं दोनों में से एफ कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ए एफ प्लस बी, ये पी आई। ये एफ जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसको नीचे ले आओ। न्यूमेरिकल भी आया है और एज इट इज फॉर्मूले में भी आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ वैल्यू गिवन होगी बस आपको ए और बी की, आप पी आई अपॉन एफ में रख लेना। ठीक है, हालांकि मैं भी करवा दूंगा। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार, ये कुछ है ही नहीं, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। ये पता क्या है, एक में एफ का स्क्वायर है, एक में एफ का प्रोपोर्शनल है, दोनों के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, और जोड़े क्यों ये? क्योंकि टोटल आयरन लॉस तो जोड़ोगे ही। एक बार एफ को कॉमन लेके नीचे ले आओ, और ये फॉर्मेट याद रखना एज इट इज, क्योंकि कहीं ना कहीं एज इट इज यूज होगा कहीं। सॉल्यूशन जब आप देख रहे होगे ना कोई,
बाई चांस कोई सोल्यूशन मेरे बिना आप देख रहे हो, आपको ये दिखते ही पता चल जाएगा ये कहां से आ रहा है। ये देखो आप, ये आपने टोटल आयरन लॉस निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? किस केस में निकाला हुआ है टोटल आयरन लॉस आपने? वी बाई एफ कांस्टेंट वाले। मुझे यही करवाना था प्रायोरिटी पे, मैं वही सोच रहा हूं मैं उधर क्यों नहीं जा रहा हूं। मैं जब वो करवा रहा था मेरे को लग रहा था यार वो ए एफ प्लस बी क्यों नहीं बन रहा है, वो बनना ही नहीं था क्योंकि आपका वी बाई एफ कांस्टेंट ही नहीं है। हाँ जी, यहां तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मैंने आपको यह भी बता दिया कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर होंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे आर एल बराबर आर टी एच होता है। कंडीशन है ये, क्या है? आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई है अगर आपको पूरी स्टोरी समझ में आई है तो ऐसा करो, एक तरफ लिख लो एडी करंट लॉस, हो तो ट्रांसफॉर्मर ही रहे मेरे हैं, ठीक है, एडी करंट, और एक तरफ लिख लो हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस दोनों की यूनिट बताओगे क्या होती है? कंपैरिजन करना चाहता हूं मैं इनका कि क्या समझ में आया आपको इनका, इनसे, है ना? दोनों की, इसको आप एडी करंट को पीई से लिखते हो, इसको पीआई से भी लिखते हो, और सॉरी पीएच से लिखते हो। किससे लिखते हो? पीएच से। और पीई प्लस पीएच किसके बराबर होता है? अगर ये और ये जोड़ ले हम तो किसके बराबर आएगी वैल्यू? टोटल जो कोर जिसकी बनी है उसको पीआई आप बोल रहे हो, आयरन या कोर लॉस। तो मुझे ना ये बता दो, अब बिल्कुल मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एडी करंट जो आपके बने हैं इनका रीजन क्या है? चेंज इन फ्लक्स, वेरी गुड, इन द कोर, चेंज इन द फ्लक्स इन कोर। कोर में जो ऑर्फिस से क्या प्रोड्यूस हो गया, कोर के अंदर ईएमएफ बन गया था, ये रीजन था। बनना नहीं चाहिए था वहां पर ईएमएफ, लेकिन बन गया, क्या करें, फैराडे का काम, फैराडे का लॉ वहां भी काम कर गया। फैराडे के लॉ ने तो काम करना ही है, उसको तो जहां चेंज इन दिखा, किस किस के बीच में, कंडक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो क्या पैदा कर देगा वहां पर? ईएमएफ पैदा कर देगा। इंडक्शन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से? हिस्टैरिसीस बताओ, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, यस और नो? रिवर्सल हो गया था ना मैग्नेटिज्म, क्योंकि एसी में होगा भी यही, एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगा और नेगेटिव साइकिल आएगा, और पॉजिटिव साइकिल के बाद जब नेगेटिव साइकिल आएगा, कल आपको बताया था, वो एक्स्ट्रा एच लगाना पड़ेगा, याद है कुछ नेगेटिव साइकिल का? तो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, नॉर्थ पोल का साउथ बन जाएगा। एसी में हर बार पोल चेंज होंगे हर साइकिल में, मैग्नेटिज्म, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? सेकंड पॉइंट पर फॉर्मूला वो मैं आपको बता चुका हूं दोनों तरफ के, बीएम वाला, और यहां भी फॉर्मूला, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अभी ऑलरेडी बता दिया। मिनिमाइज कैसे करेंगे? मिनिमाइज एडी को कम कैसे करोगे बताओ? जो लेमिनेशन है ना, उसकी जो लेमिनेशन है वो टी कम करना पड़ेगा, थिकनेस कम करनी करनी पड़ेगी, टी कम करना पड़ेगा आपको लेमिनेशन का। क्या करना पड़ेगा? लेमिनेशन के बीच का जो टी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लेमिनेशन जो है टी, क्या करना पड़ेगा? द मेकिंग ऑफ कोर ऑफ थिन लेमिनेशन, पतली से पतली लेमिनेशन बनाओ। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर आप 20 लेमिनेशन से बना रहे हो तो 20 से मत बनाओ, 40 से बना लो। लेमिनेशन पतली, मतलब जितनी ज्यादा पतली रखोगे उतना करंट फ्लो कम होगा, समझ में आया? टी है ये, वो क्या है? तो अब क्या करो, मेकिंग कोर, कोर कैसे बनाओ अपनी ट्रांसफॉर्मर की? थिन लेमिनेशन, थिक नहीं, थिक का तो टी बढ़ जाएगा भाई, मेकिंग थिन, इसीलिए इसमें टी भी आ रहा है। थिन लेमिनेशन बनाओ, पतली से पतली
लैमिनेशन होनी चाहिए। ये बताओ फिर इसका लिए इसका सोल्यूशन क्या करोगे? ये तो कर दिया आपने। हिस्टेसिस के लिए क्या करोगे? आयरन के अंदर क्या डालना पड़ेगा? सिलिकॉन स्टील। कोर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको। कोर का जो कोर है ना, रिवर्सल ऑफ, सॉरी, कोर का रेजिस्टेंस नहीं, कोर का रेजिस्टेंस तो इधर बढ़ाया आपने थिकनेस का उनको लेके। आपने क्या करना है, जो आपके एरिया स्ट्रेसिस का जो बहुत बड़ा है उसको कम कैसे करना है? उसके अंदर आयरन के अंदर थोड़ा उसको इंसुलेटर बना के, क्या बना के, तो क्योंकि कंडक्टर है ना वो प्योर, तो उसके अंदर क्या ऐड कर दो? ऐड, क्योंकि यार अल्टीमेटली आपको एरिया ऑफ स्ट्रेसिस कम से कम दिखाना है। क्या दिखाना है? कम से कम कैसे दिखा सकते हो? वो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की कम करो, ऐड सिलिकॉन स्टील। हालांकि ट्रांसफॉर्मर बनता है कार्गो सीआरजीओ स्टील से। किससे बनता है? स्टील भी तो आयरन होता है, स्टील एक एलॉय होता है, ठीक है। इसमें आयरन प्लस कार्बन होती है, आयरन प्लस। आयरन के अंदर प्रॉपर्टी है ना, अगर आयरन में स्टील आपने कार्बन नहीं डाला तो स्टील ही नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन के ना जो प्रॉपर्टी होती है, आयरन जल्दी बेंट हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर कार्बन डालकर उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ाई जाती है, समझ में आया? उसको थोड़ा इलास्टिक बनाया जाता है, समझ में आया? उसकी इलास्टिक प्लास्टिसिटी, उसकी मेलेबिलिटी, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में चेंजेस लाया जाता है उसमें। तो आयरन में सिलिकॉन स्टील कैसे बनाया? कार्बन डाल के, ठीक है। और ये भी लिमिटेड मात्रा में डालना। उसके बाद आप उसमें सिलिकॉन सिलिकॉन डाल देंगे तो कि उसकी जो कनेक्टिंग प्रॉपर्टी है थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाएंगी। समझ में आया कुछ? तो अच्छा, ये जो डिफरेंस है किसका है? आयरन लॉस के टू पार्ट का है, एडी का और स्टेसिस का। ये कॉपर लॉस नहीं है, कॉपर लॉस तो वाइंडिंग लॉस है, इसके आर लॉस है, उसका कुछ करना ही नहीं है। वो तो लोड पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कोर एक बार डिसाइड होगी, कोर क्या होगी, एक बार डिसाइड हो जाएगी। इसलिए आपको कोर पे इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि कोर शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट सो दैट दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। क्योंकि एक बार ये लॉस आ गया तो फिर ये फिक्स हो जाए, क्या हो जाएगा फिर लोड, क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम कॉपर लॉस को चेंज करेंगे। क्या, किसको चेंज करेंगे? हाँ जी, समझ में आया। तो एक बार थोड़ा रिवर्स चलते हैं रिवीजन करने के लिए। हाँ जी, सुनते रहना ध्यान से। ट्रांसफॉर्मर की कोर का लॉस, जो ट्रांसफॉर्मर की जो स्क्वायर टाइप जो जिसपे आपने वाइंडिंग करनी है प्राइमरी सेकेंडरी, उस जिसकी कोर बनाई है उसका लॉस, जिसको आयरन लॉस भी बोलते हैं और कोर लॉस भी बोलते हैं। और ये कांस्टेंट लॉस भी है। क्या है? फिक्स लॉस है नहीं। इसके भी दो भाग होते हैं, एडी और हिस्टैरिसीस। एडी और हिस्टैरिसीस। एडी में और हिस्टैरिसीस में एक चीज कॉमन है, जब आप इसके फॉर्मूले से, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, इस इंपेरिकल फॉर्मूला पे आते हैं, वो बोलेगा कि एडी करंट क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है? हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या एच एच है? बिल्कुल है। पर फर्क है, एक में एफ का स्क्वायर है, एक में नॉर्मल एफ है। ये बीएम जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और कहीं ना कहीं यही वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द कोर पे भी डिपेंड करती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, कई बुक्स में वी लिखा ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है? क्योंकि जहां बी आ गया तो वहां वॉल्यूम ऑफ द कोर अपने आप डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए कुछ बुक्स में वी है नहीं। क्या नहीं है? देख लो, आप जाके आप देख लेना, वी मिलेगा नहीं आपको कहीं जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बी चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ द कोर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? पर मैंने लिख दिया, इसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। बाकी बाकी मिलेंगे, के भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और एफ भी मिलेगा, टी भी मिलेगा, उधर के मिलेगा, बी मिलेगा और एफ मिलेगा, वी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने लिख दिया। ये दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर आंसर करने के लिए कि एडी करंट प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है या दूसरा एफ है, ये तब करना है जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट हो। लिखा हो, देख लेना, आंखें मत बंद करना। क्वेश्चन देख लिया और लगा दिया, समझ में आया? तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि यार पेपर में उनको पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर चाहिए तो पता ही है एफ का स्क्वायर होता है, और बाद में किसी स्टूडेंट को बता रहे ये नहीं, ये तो पढ़ के तो आया नोट से, उसको बता रहे हैं, फिर वो बोल रहा है नहीं ऐसे नहीं करना था, उसमें वी बाई एफ नॉट कॉन्स्टेंट। फिर आप उसके साथ डिस्कस नहीं करोगे, किसी के साथ भी नहीं करोगे। पता है, अब तो पता नहीं मेरे 10-12 क्वेश्चन और भी गलत, ये तो मैं ठीक मान के आया हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ऐसे ऐसे तो मेरी नेग्लिजेंस की वजह से और भी गलत हुए होंगे, फिर नहीं डिस्कस करेगा वो। उसको पता है जो मुझ पे मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था वही गलत हो गया।
ये प्रॉब्लम पता कहाँ अराइज हुई है, आपने ना उस टॉपिक को एक ही बार पढ़ा होगा, बस क्लास में ही मजा ले लिया होगा, हाँ ऐसा अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, दोबारा कभी उस पर टाइम ही नहीं लगा पढ़ने का। दोबारा टाइम लगेगा ना तो अपने आप पढ़ लोगे आप, दिख तो रहा है दो पार्ट में। और जब डिपेंडेंसी आ रही है, बी एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, तो एक बार एफ और वी पे आएगी, किसके केस में, हिस्टैरिसीस लॉस में। आया समझ में? हाँ जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब निकल कर आती है, जब लॉस इक्वल होंगे। इस पे फॉर्मूला भी देने जा रहा हूं अभी मैं, जब लॉस बराबर होंगे। हाँ जी, मेजर लॉस माइनर लॉस में ज्यादा करने, मेजर माइनर में सिर्फ स्ट्रे और कोर वाइंडिंग होती है, क्या होती है, स्ट्रे और, सॉरी स्ट्रे और कौन सा लॉस बताया था, डाइलेक्ट्रिक लॉस, सॉरी कौन सा लॉस बताया था, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये माइनर लॉस है। स्ट्रे लॉस कौन सा, जो लीकेज वगैरह से हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक वो सा जो ट्रांसफार्मर के ऑयल वगैरह में हो रहा है इंसुलेशन के लिए। ठीक है, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, जिससे साइज ऑफ ट्रांसफार्मर डिसाइड करोगे। और वी बाई एफ का कॉन्सेप्ट क्या है, वी बाई एफ का कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे हम फ्लक्स डिमांड चेक करते हैं ट्रांसफार्मर की। क्या चेक करते हैं, क्योंकि अगर फ्लक्स डिमांड ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा लेगा, और करंट एक बात याद रखना, करंट जब ज्यादा लेगा तो हीट भी जल्दी होगा, फिर वो क्या होगा, और हीट जल्दी होगा, फिर उसको बर्न होने के चांस भी हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ट्रांसफार्मर में हम उसके लिए हीट, इसका हीट सिंक टेस्ट भी करते हैं, कि इस ट्रांसफार्मर का जो हीट टेस्ट होता है, इसको ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट लगा के फुल लोड लगा के ये देखते हैं कितना हीट हुआ, कितना इसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, कितना इसका, तो खुद ही बर्न क्यों करेंगे, उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे, फ्लक्स डिमांड चेंज हो जाएगा, करंट ज्यादा बहेगा इसके अंदर, तो वो तो बर्न हो जाएगा। हमने तो उसको करंट ना फ्लो करने के लिए बनाया था, तो याद है आपको, ट्रांसफार्मर को कभी भी करंट फ्लो करने के लिए नहीं बनाते, ट्रांसफार्मर को बनाया ही मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करने के लिए, किसके लिए बनाने के लिए, और कम से कम मैग्नेटाइजिंग करंट होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो मैग्नेटाइजिंग करंट नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है, ऐसा मानिए आप, क्योंकि आइडियल तो वही होगा ना जिसको मैग्नेटाइजिंग, आइडियल इंसान किसको मानोगे, जो फिर भी चल रहा है, अपने बॉडी पार्ट चल रहे हैं और कुछ कंज्यूम भी नहीं कर रहा है, खा भी नहीं रहा है, फिर वो गॉड हो गया, कौन हो गया। तो ट्रांसफार्मर ऐसा भी ट्रांसफार्मर है क्या, जो अपने आप ही चलता है, मैग्नेटाइजिंग करंट उसमें तो खुद ही है, होता नहीं ना पर ऐसा। चलिए, तो वी बाई एफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये कहां से स्टोरी निकली सारी, ईएमएफ इक्वेशन से। कहां से निकलेगी स्टोरी, ईएमएफ इक्वेशन से। वापिस आते हैं। देखिए, जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो जो एडी करंट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, लिखा हुआ है आपने ये बात। जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट, तो फिर किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे। और जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता तो हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे भी और फ्रीक्वेंसी पे। बस इतना सा याद रखना वी बाई एफ का। ये बात सुनी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड एक बार नहीं करेगा एडी करंट, जब वो वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज पे तो करेगा, और हिस्टैरिसीस दोनों पे करता रहेगा, जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होगा, जब वी पे भी और एफ पे। और खाली एफ पे कब करेंगे, जब ये वी बाई एफ क्या चल रहा हो, कॉन्स्टेंट चल रहा हो। ठीक है जी, अब हम वापिस आते हैं एक फॉर्मूले पे, एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, एक फॉर्मूला भी दूंगा। जितनी आज की समरी करवाई है इसी पे बनेगा वो क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन की ट्रांसफार्मर के अंदर। अब एक बात, ये जब आपने कोई ट्रांसफार्मर बनाया, आपको पता चल गया कि ये लोड लॉस, दो तरह के लॉस होते हैं। अब ये क्वेश्चन करवाया जाएगा जेई ए गेट ईएससी, कौन सा एग्जाम इंडिया का नहीं है जो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं देता। एक्स है, तो कहीं आप जरूर थोड़ी है कि आप फुल लोड लगाओगे, कई बार आप हाफ लोड लगाते हो 1/2, कई बार आप 1 बाई, सपोज पूरा लोड लगाना है 100, 100 लगाना है, कई बार आपने 50 लोड लगाया 50 ओम का, कई बार आपने 1/4 लगाया लोड टोटल का। तो फुल लोड का कितना परसेंट आप लगा रहे हो वो एक्स है। तो एक्स पता क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोड, क्या है, लोड का कितना फ्रैक्शन आप लगा रहे हो। अभी दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन ही लिखवाऊंगा अभी 2 मिनट बाद। एक्स इज ए फ्रैक्शन लो। अब मैं एक्स की वैल्यू 1/2 बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा हाफ लोड लगाया, कितना लगाया आपने, अरे भाई एक्स की वैल्यू जब 1/2 है तो कितना लोड लगाया, हाफ लोड। क्वेश्चन नोट करेंगे इसके बाद, हाफ लोड।
टेक ए क्वेश्चन, ईएससी गेट, हर एग्जाम ने क्वेश्चन कई कई बार दिया है, सब कोशिश करेंगे। और ये मत कहना कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूं और मुझे नहीं पता कुछ भी। जितना मैंने आज पढ़ाया उसके उसी से निकलेगा इसका आंसर। कोई पुरानी बेसिक समझने की जरूरत नहीं है। मेरी हर क्लास में मेरी कोशिश ये रहती है कि आज अगर आप आए हो आपका पुराना लेक्चर इससे कनेक्ट ना हो। हालांकि होता है, वो मैं कैसे ठीक करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पुरानी बातें बताता रहता हूँ। होता तो भाई इंटर, मैंने तो बोला ही है, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो पहली कंडीशन तो आपको ये फुलफिल करनी ही होगी, क्लासेस सारी जितनी क्लासेस होंगी वो सारी लगानी पड़ेंगी। कंडीशन है ये नंबर 1। 4 कंडीशन बताऊंगा, अगर वो फॉलो कर गए तो 100% मैं लिख के दूंगा, 100% सिलेक्शन होगी। पहली कंडीशन क्या है, क्लासेस पूरी होनी चाहिए। क्योंकि कितना भी मैं कर लूं, इंटरनेटेड टॉपिक तो रहेंगे या, मेरी कोशिश तो रहती है। लेकिन अगर मैं परफेक्ट नहीं हो पाया उस चीज में, पुरानी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ किसी वजह से, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना है, तो फिर दिक्कत हो रही है ना। आपको तो ऑनलाइन एक्सेस मिल रहा है, आप वहां से सुन लो, पर लेक्चर मिस मत करना। क्योंकि पुराना टॉपिक नए टॉपिक से कनेक्टेड होता है, क्योंकि टेक्निकल है, एज सच कोई चीजें नहीं बनती। समझ में आया? क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन, हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या है, एट फुल लोड व्हेन आयरन लॉस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को ना 10 बार कर लेना, ये इस क्वेश्चन को 10 बार, जैसे ही क्वेश्चन आपको 10 बार करोगे, पर अलग अलग टाइम में करना, ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देख देख कर करना है वो क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। यही तरीका है न्यूमेरिकल करने का, उसी क्वेश्चन को बार बार करते रहो, नई नई चीजें समझ में आती रहेंगी। आयरन लॉस दे रखा है 800 वाट, कॉपर लॉस की वैल्यू बतानी है एट हाफ लोड। हाफ, मैंने कहा ना कई बार हाफ लोड होगा, कई बार 1/4 लोड होगा। हाफ हाफ मतलब 1/2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ईएससी में आ रखा है क्वेश्चन। 1600 वाट, 800 वाट, 400 वाट, और डी ऑप्शन है 200 वाट। एक बात मुझे बताओ, क्या आयरन लॉस बदल जाएगा इसका? ये तो फिक्स होता है। अरे फिक्स तो होता है ये तो फिक्स है।